आइसोमरिज्म हम क्या, आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है? तो आइसोमर्स आपको पता था, ऑर्गेनिक में भी बताए थे कि स्पीशीज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल और ओरिएंटेशन नोन एज आइसोमर्स। जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा, स्ट्रक्चर मींस कनेक्टिविटी में चेंज कर सकता है या ओरिएंटेशन में चेंज कर सकता है, उसी को हम बोल देते हैं आइसोमर्स। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसका क्या कंसेप्ट है जो हमको जानकारी लेना है, बात तो उतना ही है। यहाँ भी इसका अगर डिफिनेशन पूछेंगे तो स्पीशीज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफर इन देयर कनेक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन known as isomers and this phenomenon is known as isomerism। आपको यहाँ पे जानकारी क्या लेना है बाबू? तो आइसोमर्स या आइसोमरिज्म में आपको दो टाइप का जानकारी लेना है, एक को पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरे को हम बोलते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म, है ना। स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल में कनेक्टिविटी में अंतर खाएगा और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होगा वो चार टाइप का होगा। पहला आपको जानना आयनाइजेशन आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर्स, दूसरे को हम बोलेंगे लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स, तीसरे को बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स, या इसी को बोलते हैं सॉल्वेट आइसोमर्स, और लास्ट वन हो जाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये चार टाइप का होगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं किसको, जो कनेक्टिविटी में अंतर खाएगा। कनेक्टिविटी में अंतर खाने के लिए चार तरीका, आयनाइजेशन, लिंकेज, हाइड्रेट और कोऑर्डिनेशन। स्टेरियो आइसोमरिज्म में इसका स्पेशियल ओरिएंटेशन मैंने स्पेस में इसका पोजीशन वैरी करेगा। और स्टेरियो आइसोमर्स दो टाइप का होगा, एक को लेना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और दूसरे को हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब बात आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो बात इतना क्लियर हो ही गया है स्ट्रक्चरल में कि जो कनेक्टिविटी में अंतर खाएगा, एक एक करके हम पढ़ते हैं। आयनाइजेशन आइसोमर्स में क्या होता है ना। आयनाइजेशन आइसोमर्स में क्या होगा, तो देखो आयन फर्निश्ड बाय कॉम्प्लेक्स वुड बी डिफरेंट। यहाँ पे आयनाइजेशन आइसोमर्स में हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे आयन फर्निश्ड बाय कॉम्प्लेक्स, मानिए जो आयंस देगा वो अलग अलग देगा, है ना। आयनाइजेशन आइसोमर्स को अगर हम एग्जांपल से समझना चाहेंगे, आयनाइजेशन आइसोमर्स, तो आप एक एग्जांपल ले लो, ऐसा ले लेते हैं CO NH3 होल 5 SO4 और यहाँ पे Br ले लेते हैं, एक हो गया। दूसरा हम बोलेंगे CO NH3 होल 5 Br और SO4। यहाँ पे आयंस जो होगा अलग देगा, यहाँ पे ब्रोमीन निकल जाएगा यहाँ से और यहाँ से सल्फेट निकल जाएगा। हालांकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देख लो CO है, CO यहाँ भी है, NH3 5 है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे सल्फेट है, मीन्स यहाँ पे चेंज कर रहा है बाहर में। क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बेसिक प्रॉपर्टी जानते हो, क्या जानते हैं कि यहाँ पे ये वाला पार्ट ब्रेक करेगा तो यहाँ पे Br माइनस निकलेगा, यहाँ से सल्फेट माइनस निकलेगा। ये हम बोल देंगे एक दूसरे का आयनाइजेशन आइसोमर्स है, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी में डिफर कर रहा है और आयन फर्निश्ड बाय कॉम्प्लेक्स शुड बी डिफरेंट, अलग अलग दे रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमर्स बोल देंगे। दूसरा है लिंकेज आइसोमर्स। तो लिंकेज आइसोमर किसको बोलेंगे, तो लिंकेज आइसोमर होने के लिए जरूरी क्या है कि उसके पास एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। एम्बिडेंट लिगेंड किसको बोलते हैं, तो जो एक ही स्पीशीज में दो डिफरेंट साइड से अगर इलेक्ट्रॉन देगा उस कॉम्प्लेक्स को हम बोल देते हैं, उस लिगेंड को बोल देंगे एम्बिडेंट लिगेंड। तो हमको ये समझना है कि अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का दूसरा टाइप आपको जानना है लिंकेज आइसोमर्स किसको बोलेंगे। तो लिंकेज आइसोमर होने के लिए जरूरी है कि यहाँ पे एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए, एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। और एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में आपको अच्छी तरीका से पता है
कि जो एक ही स्पीसीज में दो डिफरेंट जगह से अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम बोल देते हैं एम्बिडेंट लिगेंड का काम करता है। और यहाँ पे आप तीन को याद कर लीजिए, एम्बिडेंट लिगेंड का काम करेगा NO2, CN और HCl। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको भी। जैसे हम कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं CO NH3 NO2, है ना, इस तरीका से। और ये बाहर में हम रख देते हैं सल्फेट आयंस या क्लोराइड आयंस, जो भी रखना है उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे ले लेते हैं CO NH3 और यहां पे लिख देते हैं ONO और क्लोराइड आयंस। देख लो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डिफर कहां पे है? यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? कोबाल्ट को। सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन, और यहाँ पे सेंट्रल मेटल को कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन। हाँ, तो आपको अंतर समझ में आ गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन। इसलिए हम इसको बोल देंगे कैसा आइसोमर्स है? तो लिंकेज आइसोमर्स है ना। लिंकेज आइसोमर्स के कैटेगरी में इसको रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डोनेटिंग एटम क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। एक बार नाइट्रोजन कर रहा है, दूसरा बार ऑक्सीजन कर रहा है। क्लियर? तो आप ये समझ गया कि लिंकेज आइसोमर इसी को बोलते हैं। नाउ अब थर्ड वन है हाइड्रेट आइसोमर्स। हाइड्रेट आइसोमर्स किसको बोलेंगे? तो हाइड्रेट आइसोमर्स होने के लिए जरूरी क्या है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स चेंज करेगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स चेंज करेगा, इसी को हम बोल देते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स। जैसे ये है CrH2O6 और Cl3, ये कोई कॉम्प्लेक्स है। और इसी में वाटर मॉलिक्यूल्स हम ऐसे लिख देते हैं, ये Cr है, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स 5 कर दीजिए, और एक क्लोरीन और एक वाटर बाहर कर दीजिए। और यहां पे CrH2O4 दो क्लोरीन अंदर कर देते हैं, और फिर ये वाटर मॉलिक्यूल्स दो को बाहर कर दीजिए। तो ये इसको हम बोल देंगे क्या है? हाइड्रेट आइसोमर्स। हाइड्रेट आइसोमर्स होने के लिए जरूरी है कि सेंट्रल एटम के अराउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में वाटर मॉलिक्यूल्स चेंज करेगा, उसको हम बोल देते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स के कैटेगरी में चला जाएगा। नाउ लास्ट वन आपका है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स किसको बोलते हैं? तो देखो यहां पे केटाइनिक और एनाइनिक इंटी चेंज करता है। COCN6 और CrNH3 ऐसा है। एक कॉम्प्लेक्स ले लिए, और इसका दूसरा कॉम्प्लेक्स हम ऐसे ले रहे हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा CONH3 और हो जाएगा CrCN6। हाँ, इसको हम बोल देंगे एक दूसरे का क्या है? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। स्ट्रक्चरल आइसोमर ही है, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एक स्पेशल टाइप है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। यहाँ पे ये केटाइनिक और एनाइनिक क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, तो इसको हम बोल देंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अब इसका थोड़ा सा हम नाम लिखना देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, आप नॉमेनक्लेचर को याद करो। बोले थे सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते हैं, तो पॉजिटिव पार्ट इसमें ढूंढना है ना। तो देखो हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि 0 हो गया, चूंकि NH3 न्यूट्रल है। Cn पे -1 तो 6 पे -6 हो गया। मेटल पे पॉजिटिव जाएगा तो +3 यहाँ पे और +3 यहाँ पे। अब इसको हम लिख सकते हैं CONH3 और इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं CrCN6 और इसके ऊपर -3 चार्ज आ जाएगा। फिर से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पता था कि ये न्यूट्रल है। ये हो गया -6, +6 जाना तो +3 यहाँ पे और +3 यहाँ पे। अब ये वाला पॉजिटिव पार्ट हो गया। पॉजिटिव वाला का नाम पहले लिखते हैं, निगेटिव वाला का बाद में। लिखिए इसका नाम हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3
हाँ, और इसका नाम लिखिएगा हेक्सासाइनिडो क्रोमेट 3। क्योंकि यहां निगेटिव आया तो निगेटिव वाला के साथ क्या लिखते हैं, 8 जोड़ देते हैं। इस तरीका से आप इस कॉम्प्लेक्स का नाम भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल कैसे देखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे देखते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे।